अगर हम देखें तो अर्थ पूरी डिवाइड है 7 कॉन्टिनेंट में। इसमें 5 बड़े समंदर पाए जाते हैं। इन 5 समंदर में से एक का नाम अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन में एक ऐसी जगह है जो बरमुदा ट्राइंगल के नाम से जानी जाती है। 20वीं सेंचुरी का ध्यान खूब बरमुदा ट्राइंगल अपनी ओर खींचती है। ये एक डिबेट का अहम हिस्सा रहती है और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और टीवी चैनल्स में खूब सी सुर्खियां बटोरती है और कई सारी मैगजीन का कई लंबे टाइम तक ये हिस्सा बनी रहती है और दुनिया भर के साइंटिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यही नहीं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय बनता है अमेरिका के लिए। ये वो अमेरिका जो 20वीं सेंचुरी में बड़े बड़े दावे कर रहा था अपने रिसर्चर, साइंटिस्ट और जियोग्राफर को लेकर। और यही अमेरिका दूसरी तरफ अपनी नेवी के सोल्जर और उसके साथ कई सारे फाइटर जेट्स को बरमुदा ट्रायंगल की आगोश में ऐसे लपेटा जा रहा था कि जिनका आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, जमीन खा गई उनको या आसमान निकल गया। और इसके साथ साथ आज तक कोई क्लियर एविडेंस के साथ ये नहीं कह सका कि आखिर कहां गए अमेरिका की नेवी के वो सोल्जर और उनके वो फाइटर जेट। और बात सिर्फ अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं, बल्कि बरमुदा ट्रायंगल ने कई दुनिया भर के शिप्स, बोट और रेस्क्यू मरीनर को अपने अंतर दबोच लिया जो आज तक सामने तक नहीं आए। तो इन इंसिडेंट और घटनाओं ने 20वीं सेंचुरी में रिसर्चर, साइंसदान और जियोग्राफर को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर क्या है बरमुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री। जो भी चीज इसके ऊपर से या पास से निकलती है ये उसको अपने अंदर खींच लेती है। तो इंसान वो चीज जिसने अपनी सोच के बल पे पहाड़ों को चीर कर वहां से रास्ते निकाल लिए और आसमान तक पहुंच गया और आज उससे पीछे जाने की बातें कर रहा है। तो बरमुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी ही क्या कम्प्लेक्स होती जो सॉल्व ना होती। तो जितना बरमुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को जानना जरूरी है उतना ही इसकी मैप और लोकेशन को जानना जरूरी है। बिकॉज बरमुदा ट्रायंगल एक जियोग्राफिकल टॉपिक है। तो जियोग्राफिकल टॉपिक बिना मैप और लोकेशन को समझना एक इनकम्प्लीट है और मेरी नजर में ये एक फ्रूटलेस है। बरमुदा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं। ये वेस्टर्न अटलांटिक ओशंस में लोकेटेड है। 5 लाख स्क्वायर मील एरिया अपने अंडर कवर किया हुआ है और इसका एक कोना फ्लोरिडा से टच करता है, दूसरा सान पोर्टिको से और तीसरा बरमुदा से। अगर हम इसके तीनों कोनों को मिलाएं तो ये एक ट्रायंगल शेप की फिगर देती है। तो इसलिए इसको ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और रही बात बरमुदा की, बरमुदा से टच करता है इसलिए इसको बरमुदा ट्रायंगल कहते हैं। और ये लाइमलाइट में तब आती है जब एडवर्ड विन विंकल मायामी हर्ल्ड न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखते हैं और जिसमें इसके इंसिडेंट का जिक्र करते हैं। और इसको फेमस करने के पीछे हाथ है जॉर्ज फेमस सैंड का, जो आपने फेट मैगजीन के एक आर्टिकल में जिसका टाइटल होता है सी मिस्ट्री एट ओवर बैकडोर इन 1952, वो इसको पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल मिस्ट्री करार देते हैं और जिसकी वजह से ये खूब सुर्खियां बटोरती है 20वीं सेंचुरी में। लेकिन फेमस होने के साथ साथ 1964 में ये एक चिंता का विषय बनती है जब वेंसिट गदीस एक आर्टिकल लिखते हैं आर्गोसी मैगजीन में। और ये अपने आर्टिकल में जब ये बरमुदा ट्रायंगल को द डेडली बरमुदा ट्रायंगल कह के बुलाते हैं तब ये पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और हम 20वीं सेंचुरी में बैठ के इन सब में डिबेट में लगे हुए हैं। बात यहां तक नहीं, अगर हम बैक डेट में देखें तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1492 में सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया आया था, वो भी अपने अकाउंट में ये मेंशन करता है कि वो इस जगह कोई ऐसी लाइट देखता है जो ऊपर से नीचे आती है। और जब वो अपने क्रू मेंबर्स को बताता है कि कोई लाइट तुम्हें भी दिखाई दे रही है तो वो लाइट अचानक से गायब हो जाती है और सेवरल टाइम फिर से वो रीअपेयर होती है। और बात यहां तक नहीं, कुछ ऐसा बता रहा है कि ओशन से भी लाइट निकल के ऊपर आसमान में जाती है। और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि आंधियां बहुत तेजी से चल रही थी, बादल घने जा गए थे और काले और स्याह रंग के बादल थे और हमारी सिर्फ आंखें देख रही थी और जिसे मैं जानती दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ पे हैं। और वो ऐसा लिखते हैं कि कई बार स्टॉर्म्स और तेज हवाओं ने उनके जहाज को उखाड़ने की कोशिश की और यहां तक कि उनका कंपास जो जहाज को डायरेक्शन देता है दिशा में जाने की, वो काम करना पूरा बंद हो चुका था। अब बैक आते हैं 20वीं सेंचुरी में। 1945 से लेकर 1965 केवल 20 साल के पीरियड में डेटा के अनुसार बताया जाता है कि तकरीबन 5 एरोप्लेन और 10 शिप बरमुदा ट्रायंगल ने अपनी लपेट में ले लिए और जिसमें से फ्लाइट 19, HMS एटलांटा एंड USS साइलोप्स का कोई अता पता नहीं है कि इन जहाजों को या शिप्स को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। और अमेरिका के लिए ये चिंता का विषय तब बनती है जब TVM एवेंजर एयरक्राफ्ट, जिसको फ्लाइट 19 के नाम से भी जाना जाता है, ये अमेरिका की नेवी के पर्सनल निकलते हैं जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए उड़ान भरते हैं और जिनकी लीड की जाती है लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के द्वारा। कहा जाता है कि उड़ान तो भरते हैं ये प्लेन बट आज तक लौट के वापस नहीं आए और इनको सर्च के लिए एक रेस्क्यू मरीनर भेजा जाता है जिसमें 13 मेंबर सवार होते हैं अमेरिका के और आज तक वो भी नहीं मिले। और तब से बरमुदा ट्रायंगल को एक हकीकत में मिस्ट्री समझा जाने लगा। अनदर सिमिलर घटना घटती है 31 जनवरी 1880 में जब HMS एटलांटा बरमुदा से निकलता है जिसे इंग्लैंड की तरफ जाना होता है, लेकिन सर्च करने के बावजूद आज तक ये पता नहीं चला कि ये जहाज को क्या हुआ या इसके साथ क्या घटना घटी। इसी तरह का एक और इंसिडेंट USS साइक्लोप्स के साथ होता है जो मैगजीन से लोड किया हुआ शिप गायब हो जाता है
और इसमें कई सारे राइटर अपने अपनी थ्योरी आप देते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन अभी तक कोई थ्योरी फुल वैलिड प्रूफ के साथ ये नहीं कह सकती कि आखिर क्या हुआ था इस शिप के साथ। ओवरऑल इन सब घटना को मिलाकर अगर हम बात करें तो पिछले 100 साल में तकरीबन 20 यार्ड्स फोर प्लेन और नियरली 1000 पीपल हैव गॉन मिसिंग हेयर, और इनमें से कुछ जिंदा भी वापस आए। और एक इंपॉर्टेंट किस्सा, इन वापस आने वालों में से पायलट ब्रूस जर्नन जो एक्सप्लेन करते हैं कि वो 28 मिनट गायब हो जाते हैं टोटली, और यहाँ वो कंपास जो डायरेक्शन देती है जहाज को बिल्कुल काम नहीं कर रही, और इनका जहाज रडार से टोटली हट जाता है, घने बादलों के एक टनल में फंस जाते हैं, यहाँ तक कि उनके जहाज की स्पीड 2 टाइम बढ़ जाती है, और वो सफर जो इन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे में पूरा करना होता है वो सिर्फ 45 मिनट में पूरा करते हैं। और ये एक्सप्लेन करते हैं इनको कोई पता नहीं होता कि इनका जहाज इस वक्त कहाँ ट्रैवल कर रहा है, और बाद में इनके जहाज का फ्यूल चेक किया जाता है तो वो भी पूरा निकलता है। इन सब इंसिडेंट और घटनाओं को देखने के बाद आम बंदा तो कंसीडर कर लेगा कि बरमुदा ट्रायंगल कोई मिस्ट्री है, बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारे साइंसदान इंटरेस्टेड नहीं है इसको कंसीडर करने में कि ये भी कोई मिस्ट्री है। वो बरमुदा ट्रायंगल को अपने तरीके से और अपने एंगल से कई सारे फैक्टर के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि बरमुदा ट्रायंगल कई सारे फैक्टर के बेस पे घटना घटती हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। अब साइंसदान और जियोग्राफर जो अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं सबसे पहले एविडेंस के साथ वो है मीथेन हाइड्रेट। बरमुदा ट्रायंगल का एरिया है ओशन का, इसके नीचे अगर हम बेड में देखें तो वहां बहुत ज्यादा काफी मिकदार में मीथेन पाई जाती है, और अगर मीथेन पाई जाती है उसका ये मतलब है कि मीथेन ऑक्सीजन को साफ कर लेती है, और जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी कम होती है, और पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से जो ऊपर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर तैर रहा होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और पानी की जब डेंसिटी कम होती है तो ऊपर वाली चीज बाहरी होती है, वो पानी से बाहरी होती है, और जब वो पानी से बाहरी होती है तो पानी के नीचे चली जाती है। तो ये कारण हो सकता है कि वो शिप्स इस वजह से डूबे हों। एविडेंस नंबर 2, गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम एक ओशन करंट है जो मैक्सिको से निकलता है। इसका ये मतलब है कि ओशन में एक दरिया की तरह लहरें चलती हैं, और उन लहरों में बहुत ऊंचाई होती है और कैपेसिटी भी होती है किसी जहाज को या ऑब्जेक्ट को सिंक करने में या पलटने में। तो गल्फ स्ट्रीम कारण हो सकता है जहाजों को पलटने में, तो वो पलटना शायद वो लिंक करते हो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से या किसी सुपरनेचुरल पावर से, साइंसदानों का ऐसा मानना है। एविडेंस नंबर 3, हुरिकेन स्टॉर्म, जो काफी मात्रा में पाए जाते हैं इस एरिया में, और जिसमें हैवी रेन और तेज गति के साथ विंड सर्कुलेट करते हैं, और यहाँ ऊपर से ठंडी हवा हाई डेंसिटी विद वेरी हाई स्पीड के साथ नीचे आती है, और उस इतनी कैपेसिटी रखती है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो हिट करती है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो साइंसदानों का ऐसा मानना है कि इन घटनाओं के पीछे शायद हुरिकेन स्टॉर्म का भी हाथ हो सकता है। अगर ओवरऑल में बात करूं तो ये सारे एविडेंस भी कोई वेरीफाइबल नहीं है, और ये भी कई तरीकों से क्रिटिसिज्म का शिकार है। कोई फुल प्रूफ और एविडेंस के साथ ये नहीं कंसीडर कर सकता या कह सकता कि यही एक्चुअल प्रूफ है या रीजंस है इन घटनाओं के पीछे। ओवरऑल अगर मैं अब कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि बरमुदा ट्रायंगल में मिस्ट्री कम है, बट इसको जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल, मैगजीन, फिल्म्स और मूवीज ने रंग दिया उसकी वजह से ये काफी फेमस हो चुकी है। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसको टॉप 10 डेंजर जोन में भी कंसीडर नहीं करता।